आतंक के खिलाफ कार्रवाई के चलते किसी भी हद तक जाने को मजबूर नेतन्याहू दुनिया में कई देशों के विरोध झेल रहे हैं, क्योंकि आईडीएफ की कार्रवाई अब आम लोगों को भी निगलना शुरू कर चुकी है। फलस्तीन में ऐसे देश के नागरिकों को इसके खिलाफ उठना होगा, अपनी सरकारों को चेताना होगा और आतंकवाद को अपने स्तर पर मिटाना होगा, ताकि कोई और देश आपके देश में घुस करके आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का दावा ना करे। दरअसल निकट भविष्य में फलस्तीन जैसा हाल किसी और देश का हो सकता है, तो वो कौन सा देश हो सकता है जहां पर आतंकवाद पनप रहा है, आतंकवाद को वहां की सरकारें फंड कर रही हैं और वहां के ही सेना के अधिकारी और जो कर्मचारी सेना में काम कर रहे हैं उन्हें अंडर कवर आतंकवादी बनाया जा रहा है। हालांकि अंडर कवर एजेंट बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर अंडर कवर आतंकवादी तैयार किए जाते हैं। इसके बारे में अगर आप गेस कर पाएँ तो उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये हाल बहुत जल्द एक और देश का होने वाला है जो फ़लस्तीन में हालात हैं। हालांकि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि फ़लस्तीन के आम लोगों को या किसी और देश के आम लोगों को इसका दंश झेलना पड़े, लेकिन आतंकवाद को पालने पोसने वाले लोगों का परिणाम अच्छा नहीं होगा, ये तो दीवार पर लिखा हुआ है। अब इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, बताइएगा जरूर। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ, और बीते करीब 20 महीने से युद्ध की विभीषिका झेल रहे पश्चिम एशियाई क्षेत्र गजा की धरती गोले बारूद की मार के कारण अब पूरी तरह से लगभग उजड़ चुकी है। यहां पर 5% से भी कम जमीन अब खेती के लायक बची और कई हमलों में सभी जो आधारभूत संरचनाएं हैं तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। लोग भूखमरी की कगार पर आ चुके हैं। गजा पट्टी में जारी युद्ध और संघर्ष के चलते हालात बद से बदतर हो गए हैं। मानवीय जीवन ही नहीं बल्कि जैविक संपदा, खाद्य सुरक्षा, प्रकृति के संसाधनों को भी भारी नुकसान पहुंचा है और केवल 5% से भी कम भूमि खेती के योग्य बची है। ऐसी तबाही, ऐसी बर्बादी और भूखमरी की चपेट में पूरा क्षेत्र, रफाह और गजा की सभी आधारभूत संरचनाएं पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। और अच्छी बात यह है कि फ़लस्तीन संगठन हमास ने अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के सीज फायर प्रपोजल को स्वीकार कर लिया है। मरता क्या ना करता, क्या यही कंडीशन है या और कोई बात है, इसके बारे में भी बताइएगा। रॉयटर्स को लेकर जो जानकारी रॉयटर्स ने दी है उससे जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि ये प्रस्ताव दोनों पक्षों के लिए एक संभावित समाधान की दिशा में एक बड़ी पहल है और इस प्रस्ताव के तहत हमास 2 चरणों में कुल 10 इजरायली बंधकों को रिहा करने पर सहमत हो गया है और उसके बदले में इजराइल को 70 दिनों के लिए युद्ध विराम करना होगा। 70 दिन, जी हाँ, 70 दिन का युद्ध विराम यदि होता है तो हालात संभवतया बहुत बदल जाएं। साथ ही गजा पट्टी से अपनी कुछ सैन्य टुकड़ियों को हटाने की तैयारी भी अब उन्हें करनी होगी। सबसे अहम बात यह कि इजराइल को भी कई फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करना होगा, जिसमें कुछ ऐसे हैं जो बहुत लंबे समय से जेल में बंद है। गजा में बीते महीनों से हो रही भीषण लड़ाई और लगातार बढ़ रहे नागरिक हताहतों के बीच ये प्रस्ताव मानवीय राहत की एक उम्मीद की किरण बनकर आया है। हजारों लोगों की मौत, विस्थापन, भूख और अस्पतालों की तबाही के बीच खबर वहां के नागरिकों के लिए उम्मीद की किरण बनकर आई। हालांकि अभी तक इजरायली सरकार की ओर से कोई औपचारिक प्रतिक्रिया इस पर नहीं दी गई है और देखना यह भी बाकी है कि क्या नेतन्याहू सरकार इस प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार है या नहीं। इस युद्ध विराम प्रस्ताव पर अमेरिका की भी पैनी नजर है। हालांकि इजरायली हमलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा हो रही है। ये चेतावनी भी दी जा रही है कि गजा करीब 20 लाख लोग यहां पर भूखमरी की मार झेल रहे हैं और आशंका यह है क्योंकि इजरायल ने राहत सामग्री की सप्लाई पर एक घेरा डाला हुआ है। चांसलर की प्रतिक्रिया जिस पर आई, विदेश नीति के विशेषज्ञ आर्मिन लाशेट का ये बयान आया और लाशेट का ये कहना है कि यहाँ पर जो परिस्थितियाँ हैं वो बिल्कुल अमानवीय हो चुकी हैं और इसके लिए वो इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और इजराइल के सहयोगी देशों के संयुक्त बयान की यदि बात करें तो फ़लस्तीन लोगों की ज़िंदगी बचाने में इसका कोई असर हुआ ही नहीं। पिछले हफ्ते ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने संयुक्त बयान जारी कर गजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई को अनुपयुक्त कहा था और लाशेट के द्वारा जो कहा गया कि गजा में मानवीय सहायता पहुंचना सुनिश्चित करने के बारे में इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। सेम सिचुएशन बनी हुई है, वैसी ही स्थिति बनी हुई है। और लाशेट जर्मन सांसद के निचले सदन में विदेश मामलों की समिति के प्रमुख हैं और उनका ये कहना है कि जर्मनी की नई सरकार के इजराइल के लिए खामोश कूटनीति और स्पष्ट शब्द बार बार के प्रयासों, माफ़ कीजिएगा, प्रस्तावों और नारों से ज़्यादा कारगर है। और यूरोपीय संघ के दूसरे देशों की तुलना में जर्मनी ने इजराइल की आलोचना करने में
ज़्यादा सावधानी बरती है। हालांकि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के चरमपंथियों के हमले के बाद शुरू हुआ ये युद्ध होलोकॉस्ट की ऐतिहासिक जिम्मेदारी की वजह से इजराइल की सुरक्षा को राज्य की सर्वोच्च नीति के तौर पर देखता है। हालांकि लाशेट का कहना ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप इजराइल की आलोचना नहीं कर सकते, सहायता पहुंचाने की मांग नहीं कर सकते, आप प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं कर सकते, कीजिए, लेकिन मानवीय पक्षों को ध्यान में रखिए। अब जो इजराइल दावा करता है उसका ये कहना है कि हम तो आतंकवाद झेल रहे हैं, हमारे देश के नागरिक मारे जा रहे हैं, तो प्रतिकार करना, विरोध करना और बचाव में हमला करना, ये सारे हक हमारे पास यानी इजराइल के पास यानी नेतन्याहू के पास हैं, और इसके खिलाफ वो जो भी एक्शन ले रहे हैं वो आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई बता रहे हैं। अब गजा में हमास जैसे आतंकी संगठन, फ़लस्तीन में हमास जैसे जो आतंकी संगठन है तथाकथित, उनके द्वारा जो हमले इजराइल में किए जाते हैं उसे रोके जाने का समय आ गया है क्या? क्या अब इस युद्ध विराम के बाद स्थिति संभव है कि पटरी पर लौटे और इजराइल में भी शांति हो और फ़लस्तीन और हमास के बारे में भी यहाँ पर शांति स्थापित होने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो कामयाब हों? इसकी उम्मीद हम क्या कर सकते हैं? और निकट भविष्य में ऐसा किस देश के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसके बारे में भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिसका कि आतंकवाद भारत में प्रायोजित किया जा रहा है। धन्यवाद।